हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। गायटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी की ये जो सीरीज़ है, स्टडी गायटन विद मी, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे। आज है हमारा एपिसोड नंबर 3। दैट मीन्स इससे पहले 2 एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, वो आप देख लीजिएगा। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड ये वाले पैराग्राफ्स भी हम पढ़ चुके हैं। आज की स्टोरी हम शुरू करेंगे यहां से, राइट? दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, एंड कंटिन्यू करेंगे ये पैराग्राफ यहां तक, डिफरेंसेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। चलिए जी, पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। ऑथर क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अब हमने डिटेल में समझना है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है। लेट्स रीड। About 50 to 70% of the adult human body is fluid, और वो fluid है mainly a water solution of ions and other substances. Although most of this fluid is inside the cells, ज़्यादातर fluid cells के अंदर है, उसे कहते हैं intracellular fluid। लेकिन about 1/3 is in the spaces outside the cells, cells के बाहर जो spaces हैं, and that is called extracellular fluid। तो दो टर्म्स के साथ ऑथर ने आपको एक्वेंट कराया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में ICF एंड ECF। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज इन कांस्टेंट मोशन थ्रूआउट द बॉडी, लगातार फ्लो कर रहा है वो। इट इज ट्रांसपोर्टेड रैपिडली इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड देन मिक्स्ड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड्स बाय diffusion, and that diffusion is happening through the capillary walls. In the extracellular fluid there are ions, बहुत सारे अलग अलग तरह के ions हैं, and nutrients, glucose है, amino acids हैं, which are needed by the cells to maintain life. Thus, all cells, they live in essentially the same environment, and that environment is extracellular fluid. For this reason, the extracellular fluid is also called internal environment of the body, or there is another term, milieu interior. This term was introduced by the great 19th century French physiologist Claude Bernard, 1813 to 1878। चलिए लाइन बाय लाइन अब इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। ऑथर ने पहली लाइन कही है, about 50 to 70% of the adult human body is fluid, which is mainly a water solution of ions and other substances। यानी एक एडल्ट इंसान में, एक वयस्क इंसान के शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा तरल पदार्थ होता है, दैट मीन्स फ्लूइड होता है, जिसमें पानी के साथ साथ आयंस और बहुत सारे दूसरे घुले हुए पदार्थ होते हैं। सो मोर देन हाफ ऑफ योर बॉडी इज फ्लूइड विच इज अ लिक्विड। मोस्टली इट इज वाटर विच इज मिक्सड विद व्हाट? मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एंड इन्हें हम आयंस कह रहे हैं, आयनिक फॉर्म में है, एंड देर आर अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्वेट, जब हमें पसीना आता है या जब हम डिहाइड्रेट होते हैं, हमारी बॉडी उस समय फ्लूइड को लूज करती है। दैट्स वाई ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड, अंडरलाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इनसाइड द सेल्स, और जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। About 1/3 is in the spaces
which are outside the cells, and we call it extracellular fluid. So suppose this is one cell, this is another cell of the body, this is another cell. तो cells के अंदर जो fluid है that is ICF, intracellular fluid. सेल के बाहर जो स्पेसेस हैं उसमें जो फ्लूइड है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम ब्लड को भी इंक्लूड करेंगे, मींस प्लाज्मा जो है, लेकिन वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है. ज्यादातर तरल कोशिकाओं के अंदर होता है. तरल मींस दैट फ्लूइड, कोशिका मींस सेल. तो ज्यादातर वो जो तरल पदार्थ है वो कोशिकाओं के अंदर है, जिसे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और एक हिस्सा कोशिकाओं के बाहर होता है जिसे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं. सिंपल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन करें, ICF इंट्रासेल्युलर फ्लूइड विच इज इनसाइड द सेल्स, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ECF विच इज आउटसाइड द सेल्स, जिसमें हम प्लाज्मा भी इंक्लूड करेंगे एंड टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा. एग्जाम्पल, the fluid inside a muscle cell will be called as ICF, and the fluid between the two muscle cells will be called as ECF. तो दो मेन टर्म्स याद रखनी है, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. नेक्स्ट लाइन. Extracellular fluid is in constant motion throughout the body. शरीर के बाहर का तरल, बाहर का तरल मतलब बॉडी से बाहर नहीं है, जो सेल्स के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लगातार पूरे शरीर में घूमता रहता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्टिल नहीं है, इट डजंट स्टे स्टिल, इट इज ऑलवेज मूविंग टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स एंड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द सेल्स. जैसे ब्लड प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा फ्लोज एंड इट मिक्सेस विद द टिश्यू फ्लूइड टू कीप एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी nourished. Next line. It is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and the tissue fluids by diffusion through the capillary walls. Suppose this is a blood capillary. Capillaries are the exchange vessels of the body. The wall of capillary is lined by simple squamous epithelial cells, which are called endothelial cells. हमारी बॉडी में कई तरह की कैपिलरीज होती हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे. कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, साइनुसॉइड्स हैं. तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये जो फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा. सो सब्सटेंसेस आर कमिंग आउट ऑफ प्लाज्मा बिकॉज जो आसपास के टिश्यूज हैं, उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कौन सा फ्लूइड है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और सेल से बाहर जो भी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. तो प्लाज्मा में से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी डिफ्यूजन के जरिए. आयंस आएंगे, सोडियम आयंस, देन देयर आर पोटाशियम आयंस, देन देयर आर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, देन देयर विल बी ऑक्सीजन ऑल्सो, जो कि टिश्यूज को देनी है. तो मीन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज लगा रहेगा बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. ये तरल यानी ये फ्लूइड खून के साथ पूरे शरीर में घूमता है और फिर कैपिलरीज यानी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों से पास होकर के ऊतकों यानी टिश्यूज तक पहुंचता है. जो फ्लूइड हमारे ब्लड में है यानी प्लाज्मा, इट मूव्स क्विकली एंड स्प्रेड्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज थ्रू द कैपिलरीज टाइनी ब्लड वेसल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो हैं प्लाज्मा में, वो मूव करेंगे मसल सेल्स में कैपिलरी वॉल के थ्रू, क्योंकि वहां पे एनर्जी चाहिए, राइट. सो ब्लड का, प्लाज्मा का काम ही यही है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है प्लाज्मा. गैसेस,
oxygen, carbon dioxide, glucose, ions, hormones, and many other substances. Next line. In the extracellular fluid are the ions and nutrients which are needed by cells to maintain life. यानी सेल्स को, कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि आयंस और पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें प्रेजेंट है. सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज लाइक अ नरिशिंग सूप फॉर द सेल्स. ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, सॉल्ट्स दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए. जो सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ग्लूकोज प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, बहुत सारे काम कर रहे हैं. भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम आयंस चाहिए, बिल्कुल. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, मतलब न्यूरॉन्स को सिग्नल कैरी करने के लिए सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, एंड इवन साइनेप्स के टाइम पे जहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है उन्होंने अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है, वहाँ कैल्शियम आयंस भी चाहिए होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट लाइन. Thus, all cells live in essentially the same environment. और उस एनवायरमेंट को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो इसलिए शरीर की हर कोशिका एक जैसी बाहरी वातावरण यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहती है. नो मैटर वेयर अ सेल इज. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेल कहाँ पे है, चाहे वो लिवर का सेल है, हिपेटोसाइट है, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं. It always sits in the same type of fluid outside it, that is extracellular fluid, which is maintaining a balance. आगे बढ़ते हैं. For this reason, the extracellular fluid is also called internal environment of the body. So what is internal environment of the body? It is the extracellular fluid, which is the internal environment of the body. And another technical term is milieu-interior. और ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लाउडे बर्नार्ड. सो इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को शरीर का अंदरूनी वातावरण कहा जाता है, टेक्निकली milieu-interior भी कहते हैं, और ये शब्द क्लाउड बर्नार्ड ने दिया था. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट Claude Bernard named the extracellular fluid as milieu-interior, meaning internal environment, because this fluid surrounds all the cells and keep their conditions stable. It is helping to regulate temperature, pH, water balance, just like air conditioners are keeping a room stable. Chलिए, next paragraph. Cells are capable of living and performing their special functions as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ions, amino acids, fatty substances, and other constituents are available in this internal environment. चलिए इसको समझते हैं. पहली लाइन जो थी, सेल्स आर कैपेबल ऑफ लिविंग एंड परफॉर्मिंग देयर स्पेशल फंक्शंस. कब तक? एज लॉन्ग एज प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, अलग अलग आयंस का, एमिनो एसिड्स का, फैटी सब्सटेंसेस का बना रहेगा उस इंटरनल एनवायरनमेंट में. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, अगर शरीर के अंदर की तरल अवस्था में ऑक्सीजन, शुगर्स, आयंस, एमिनो एसिड्स, फैटी सब्सटेंसेस और बाकी ज़रूरी चीज़ें सही मात्रा में होंगी तो ही कोशिकाएं जो हैं, सेल्स जो है वो जिंदा रहते हैं और अपना काम अच्छे से करते रहेंगे. सेल्स डिपेंड ऑन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. मोटे तौर पे हमें याद रखना है, सेल्स डिपेंड ऑन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल्स का अपना एक वातावरण, एक इंटरनल एनवायरनमेंट. So cells depend on stable internal environment for their survival and function. They need right amount of important substances.
हर सेल को सही मात्रा में चाहिए ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ग्लूकोज एज द मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल. Cells they need ions, sodium, potassium, calcium for maintaining osmotic balance, for conducting signals, for muscle contraction. Cells they need amino acids to make proteins. अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, cells cannot make enough energy. If sodium and potassium goes too high or too low, your heart may start beating abnormally. अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हुआ, the brain may stop functioning properly. So the internal environment, milieu interior, must be tightly regulated to keep all the cells healthy and active. Next paragraph पे चलते हैं. अभी तक ऑथर ने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है. अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं. डिफरेंसेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो ये दोनों पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ sodium ions, chloride ions and bicarbonate ions plus nutrients also for the cells. जैसे ग्लूकोज चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फैटी एसिड्स होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड that is being transported from the cells to the lungs to be excreted out. Plus there are other cellular waste products, यूरिया भी होगा, that are being transported to the kidneys for excretion. तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कॉम्पोजिशन दी गई है. दिस इज द कॉम्पोजिशन गिवन बाय ऑथर फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. आगे बढ़ते हैं तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की कॉम्पोजिशन है. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. अब ये डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. राइट? सो ICF, intracellular fluid, contains large amount of potassium, magnesium and phosphate instead of sodium and chloride ions which are found in the extracellular fluid. अब खास तरह के मैकेनिज्म्स हैं. देयर आर स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स टू मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंसेस. ये जो सेल के अंदर और सेल के बाहर आयंस की कॉम्पोजिशन का डिफरेंस है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इसे बना के रखने के लिए खास तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. Active transport, passive transport, simple diffusion, facilitated diffusion. So special type of these transport mechanisms are present which maintain ion concentration differences between extracellular and intracellular fluids. एक एक लाइन को पकड़ते हैं. Extracellular fluid में क्या है? It has what? It has large amount of sodium, chloride, bicarbonate ions plus nutrients for the cells. ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं. सो सिंपल हिंदी में कहें, शरीर के बाहर के तरल में सोडियम आयंस, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और पोषण देने वाले पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, शुगर, वसा यानी फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. एमिनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल्स को सराउंड कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स में रिच है और आयंस भी उसमें बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, जो कि सेल्स को जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए ज़रूरी हैं. सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटाशियम आयंस, दे आर हेल्पिंग द नर्व एंड द मसल्स टू फंक्शन. ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देंगे. फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, दे हेल्प टू बिल्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर्स. It also contains carbon dioxide. Extracellular fluid में metabolic waste भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, that is being transported from the cells to the lungs. Cells ने, tissues ने CO2 प्रोड्यूस करा
और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा. ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट CO2, लंग्स तक लेके जाएगा. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स CO2, राइट. इसके अलावा सेलुलर वेस्ट भी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. यूरिया भी है. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, रिलीज्ड इनटू ब्लड, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड क्लियर्ड बाय किडनीज. सो ऑथर कहते हैं इसमें कोशिकाओं से निकली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन्हें फेफड़े यानी लंग्स और किडनी तक ले जाना है और वहां से ले जाकर के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. सो सेल्स जब काम कर रहे हैं, सेल्स आर प्रोड्यूसिंग वेस्ट सब्सटेंसेज एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन देयर आर अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज. तो ये वेस्ट एंटर करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू लंग्स टू बी एक्सेल्ड आउट. अदर वेस्ट्स आर गोइंग टू किडनीज टू बी रिमूव्ड इन यूरिन. जैसे कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट ले लेते हैं, यूरिया. यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर बाय यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं. Just like factories making smoke and trash while working, our cells are also making waste materials which need to be cleaned from the body. Next line. Intracellular fluid. The intracellular fluid contains large amount of ionic composition. ध्यान रखिएगा, potassium, magnesium and phosphate ions instead of sodium and chloride जो हमने extracellular fluid में पढ़े. तो कोशिका के अंदर के फ्लूइड में तरल में पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ज्यादा होते हैं, सोडियम और क्लोराइड नहीं. इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF, द केमिकल मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड. और वो डिफरेंस क्या है? देयर इज हाई पोटाशियम दैट इज हेल्पिंग टू generate the osmotic balance, to maintain the osmotic balance and even nerve impulse transmission में भी हम इनका रोल पढ़ेंगे. magnesium ions चाहिए for enzymes, for many reactions which are happening inside the cell. phosphate ions ATP को बनाने के लिए, adenosine triphosphate, that is the energy currency of the cell. तो सेल के बाहर मोर सोडियम एंड मोर क्लोराइड, सेल के अंदर मोर पोटाशियम, मोर मैग्नीशियम एंड मोर फॉस्फेट आयंस. ये डिफरेंस है. आगे कहते हैं ऑथर कि स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं. अब वो स्पेशल मैकेनिज्म्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट. देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट. स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन दिस आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंसेस बिटवीन ECF एंड ICF. तो कुछ खास तरह के सिस्टम्स हैं जो कोशिका की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से आयन को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं ताकि अंदर और बाहर की रचना अलग अलग बनी रहे. वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आयन पंप्स हो सकते हैं. देन देयर आर चैनल्स which are controlling what is entering into the cell, what is leaving the cell, और एक केमिकल बैलेंस बना रहता है सेल के अंदर और उसके बाहर. सोडियम पोटाशियम पंप अगर आपको याद हो, सोडियम पोटाशियम पंप, it throws 3 sodium ions out and brings 2 potassium ions in. So it pushes sodium out and pulls potassium in, and this balance is very important for nerves, muscles and many other vital life functions. Transport mechanisms will be a separate topic, right? तो इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है. आप मेरा वेबसाइट ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिए, drsachinkapoor.com, जहाँ पे MBBS के अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए sachin.kapoor, टेलीग्राम पे dr_Sachin Kapoor, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मेरा ये एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए. dr.Sachin Kapoor यानी डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से ये ऐप है. कोई क्वेरी हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के साथ. नमस्कार, बाय बाय. याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है. स्टे ब्लेस्ड.